सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्टूडेंट्स, आज हम सोशल साइकोलॉजी या समाज मनोविज्ञान में यूनिट 3 से अभिवृत्ति का स्वरूप एवं विशेषताएं या नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटीट्यूड का अध्ययन करने जा रहे हैं। अभिवृत्ति या एटीट्यूड किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा है और इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इसका अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। अभिवृत्ति का अर्थ एवं परिभाषा। विद्यार्थियों, अभिवृत्ति एक ऐसा शब्द है जिसे आप अपनी डेली लाइफ में हमेशा यूज करते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि अभिवृत्ति शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। अभिवृत्ति शब्द की उत्पत्ति एप्टस शब्द से हुई है और एप्टस शब्द लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है योग्यता या सुविधा। अभिवृत्ति को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता, लेकिन इसके प्रभावों को अनुभव किया जा सकता है। अभिवृत्ति का संबंध अनुभव और व्यवहार के संगठन से है। अभिवृत्ति एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हम प्रतिदिन की जिंदगी में हमेशा करते हैं। साधारण अर्थ में अभिवृत्ति व्यक्ति के मन की एक विशिष्ट दशा होती है जिसके द्वारा वह समाज की परिस्थितियों, वस्तुओं, व्यक्तियों आदि के प्रति अपने विचार या मनोभाव व्यक्त करता है। तो विद्यार्थियों, आप पढ़ रहे हैं कि अभिवृत्ति जो है वो व्यक्ति की एक विशिष्ट मनोदशा है जिसके द्वारा वह क्या करता है, समाज में जो परिस्थितियां होती हैं, वस्तु होती हैं, व्यक्ति होते हैं, उनके प्रति अपने विचार या मनोभाव को प्रकट करता है। जैसे कि माता पिता की अपनी बेटी या बेटे के प्रति एक निश्चित मनोभाव रखते हैं और उसी तरह विधवा विवाह, बाल विवाह आदि के प्रति भी लोगों का एक खास मनोभाव होता है। आइजैक ने मनोवृत्ति या अभिवृत्ति को परिभाषित करते हुए बताया कि सामान्यतः अभिवृत्ति की परिभाषा किसी वस्तु या समूह के संबंध में प्रत्यक्षात्मक बाह्य उत्तेजनाओं की उपस्थिति में व्यक्ति की स्थिति या प्रत्युत्तर तत्परता के रूप में की जाती है। तो यहाँ आइजैक ने बताया कि व्यक्ति जब किसी वस्तु या समूह के संबंध में अपनी मनोदशा को प्रकट करता है या उसके प्रति अपनी प्रत्युत्तर या तत्परता को व्यक्त करता है, उसे ही हम अभिवृत्ति कहते हैं। फिशबीन तथा आइजैक 1975 के अनुसार किसी व्यक्ति के प्रति संगत रूप से अनुकूल या प्रतिकूल ढंग से अनुक्रिया करने की अर्जित पूर्व वृत्ति को मनोवृत्ति कहते हैं। फिशबीन और आइजैक ने बताया कि किसी भी व्यक्ति या संगठन या किसी भी परिस्थिति के प्रति जो व्यक्ति की अनुक्रिया करने का, पहले से अनुक्रिया करने का या अर्जित जो उसने किया है, जो उसने सोसाइटी से सीखा है, रिस्पॉन्स करने का तरीका, उसे ही उन्होंने अभिवृत्ति कहा है। तो अभिवृत्ति एक पूर्व वृत्ति है। पूर्व वृत्ति का मतलब हुआ कि आपका एक विशिष्ट ढंग से किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति के प्रति अनुक्रिया करना, चाहे वो अनुकूल हो या प्रतिकूल हो। इसी तरीके से मायर्स ने 1988 में अभिवृत्ति का आशय बताया कि किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति की जाने वाली उस विधेयात्मक या निषेधात्मक मूल्यांकन परक प्रतिक्रिया से है। यहाँ पर ये विधेयात्मक या निषेधात्मक मूल्यांकन परक प्रक्रिया जो बताया है, उसका मतलब हुआ कि आप किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति अनुकूल भाव रखते हैं कि प्रतिकूल, और उसी के अनुसार जब आप प्रतिक्रिया करते हैं तो उसे हम अभिवृत्ति कहते हैं। और इसका प्रदर्शन व्यक्ति के विश्वासों, भावों या निर्दिष्ट व्यवहार के माध्यम से होता है। इसका सिंपल सा एग्जाम्पल हम ऐसे बता सकते हैं कि यदि
आप बाल विवाह के बारे में बात करें तो बाल विवाह के बारे में हर एक व्यक्ति का अलग अलग अभिवृत्ति होगी। हर एक व्यक्ति जो है बाल विवाह के प्रति अलग तरीके से अपने अनुक्रिया करेगा और विचार व्यक्त करेगा। कई लोग बाल विवाह को अनुकूल मानेंगे और कई लोग उसे प्रतिकूल मानेंगे और उसी प्रकार वह उसके लिए व्यवहार करेंगे। तो ये एक प्रकार की आपकी प्रवृत्ति है। समाज मनोविज्ञान ने अभिवृत्ति को परिभाषित करने के लिए 3 दृष्टिकोणों को अपनाया है। पहला दृष्टिकोण है एक विमीय दृष्टिकोण, जिसे हम 1 डायमेंशनल अप्रोच कहते हैं। दूसरा है द्विविमीय दृष्टिकोण, 2 डायमेंशनल अप्रोच। और तीसरा है त्रिविमीय दृष्टिकोण या 3 डायमेंशनल अप्रोच। एक विमीय दृष्टिकोण के अनुसार अभिवृत्ति एक सीखी गई अभिवृत्ति है जिसके कारण किसी वस्तु, घटना, व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के प्रति अनुकूल या प्रतिकूल ढंग से व्यवहार करता है। जब हम 1 डायमेंशन अप्रोच की बात करते हैं तो जब हमने कोई भी अभिवृत्ति यदि सीखी है तो उसके कारण जो प्रवृत्ति होगी वह एक समूह या व्यक्ति या घटना के प्रति अनुकूल या प्रतिकूल ढंग से व्यवहार करना होगा। द्विविमीय दृष्टिकोण, इस दृष्टिकोण के अनुसार अभिवृत्ति की व्याख्या करने के लिए 2 विमाओं का सहारा लिया जाता है। और ये 2 विमाएं कौन सी हैं? भावात्मक संगठन तथा संज्ञानात्मक संगठन। भावात्मक या एफेक्टिव कंपोनेंट और दूसरा है कॉग्निटिव कंपोनेंट। संज्ञानात्मक संगठन से तात्पर्य किसी घटना का वस्तु के संबंध में व्यक्ति के विश्वास से होता है। जब हम संज्ञानात्मक तत्वों के बारे में बात करते हैं तो उसका मतलब हुआ कि व्यक्ति जब किसी घटना या वस्तु के बारे में बात करेगा तो वह उसके विश्वास के अनुभवों के द्वारा होगा। और भावात्मक या इफेक्टिव कंपोनेंट में किसी वस्तु या घटना या व्यक्ति के प्रति सुखद या दुखद भाव की तीव्रता से होता है कि आपको उस व्यक्ति या घटना के प्रति किस तरीके का अनुभव हुआ है, उसके प्रभाव के होने पर आप उस तरीके से ही उस व्यक्ति या घटना के प्रति अपनी अभिवृत्ति बना लेंगे। सुखद भाव होने पर व्यक्ति वस्तु या घटना को पसंद करता है और दुखद भाव होने पर उसे वह नापसंद करता है। तो यहाँ पर आपकी जो अभिवृत्ति होगी, सुखद में तो आपकी अभिवृत्ति जो है वह पॉजिटिव होगी और दुखद में नेगेटिव अभिवृत्ति होगी। त्रिविमीय दृष्टिकोण, इस दृष्टिकोण के अनुसार अभिवृत्ति में पहले से चले आ रहे 2 संघटकों में एक तीसरे संघटक अर्थात व्यवहारात्मक या बिहेवियरल कंपोनेंट को भी जोड़ने की व्याख्या की गई है। इन लोगों का विचार है कि अभिवृत्ति जो है वह कॉग्निटिव, इफेक्टिव और बिहेवियरल, इन तीनों कंपोनेंट का एक संगठन या एक ऑर्गेनाइजेशन या एक सिस्टम है। इससे आधुनिक समाज मनोवैज्ञानिकों एवं समाजशास्त्रियों ने मनोवृत्ति को ABC माना है। यहाँ A से भावात्मक संघटक या इफेक्टिव कंपोनेंट और B से व्यवहारात्मक संगठन या बिहेवियरल कंपोनेंट तथा C से संज्ञानात्मक संघटक या C कंपोनेंट का बोध होता है। सामान्यतः हम ये कह सकते हैं कि किसी उद्दीपक के साथ हमारे अनुभव बारंबार। अब विद्यार्थियों, हम अभिवृत्ति की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। अभिवृत्ति की पहली विशेषता है कि अभिवृत्ति जन्मजात नहीं होती। अभिवृत्तियों को किसी घटना, वस्तु, व्यक्ति या समूह आदि के संबंध में सीखा जाता है। तो पहली विशेषता यह हुई कि अभिवृत्ति जो है वह जन्मजात नहीं है और इसको सीखने के लिए हमें किसी घटना, वस्तु, व्यक्ति या समूह आदि के संबंध में ही सीखना पड़ता है। अतः हमें समाज द्वारा ही इसे हम एक्वायर करते हैं या अर्जित करते हैं।
भोजन करना व्यक्ति सीखता है। भोजन के संबंध में व्यक्तियों की अभिवृत्ति अलग अलग होती है। व्यक्तियों के सीखने में व्यक्ति का ज्ञान, अनुभव और प्रत्यक्षात्मक योग्यताएं सहायक होती हैं। दूसरी विशेषता है कि अभिवृत्ति अपेक्षाकृत स्थायी होती है। व्यक्ति सामाजिक प्राणी के रूप में विभिन्न अभिवृत्तियां सीखता है और समय समय पर आवश्यकता अनुसार उनमें परिवर्तन भी करता रहता है। जब व्यक्ति अपना पर्यावरण और समाज छोड़कर दूसरे समाज और पर्यावरण में चला जाता है तो उसकी अभिवृत्ति भी नए समाज और परिवर्तन के अनुसार बदल सकती है। अभिवृत्तियों में निरंतरता और स्थिरता का गुण तो आवश्यक होता ही है, परंतु पुनर्संगठन होने पर अभिवृत्तियां बदल जाती है और यह पुनर्संगठन तभी होता है जब व्यक्ति दूसरे लगभग स्थायी वातावरण और समाज में आता है। तो हमने ये बताया कि जो अभिवृत्ति है वह अपेक्षाकृत स्थायी है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि हम उसे यह नहीं कह सकते कि वो एकदम ही परमानेंट है, पर वह अपेक्षाकृत स्थायी है। जैसे यदि आपका कोई समाज या आपका वातावरण जो है वह बदलता है तो उसके अनुरूप आपकी जो अभिवृत्तियां हैं उनमें भी बदलाव आ सकता है। अभिवृत्तियां व्यवहार को दिशा प्रदान करती हैं। अभिवृत्तियां मानव व्यवहार को प्रभावित ही नहीं करती अपितु उसे दिशा भी प्रदान करती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि हमारा जो व्यवहार है वह अभिवृत्ति से प्रभावित तो होता ही है, साथ ही साथ हम उसी दिशा में व्यवहार करना सीख जाते हैं। व्यक्तियों में आकर्षण विकर्षण, घृणा प्रेम, रुचि अरुचि, पक्ष विपक्ष आदि का मूल कारण हमारी अभिवृत्तियां हैं। जैसे हमने अभी बात की कि बाल विवाह के प्रति कई लोग उसके पक्ष में बात करेंगे और कई विपक्ष में, और इसका कारण होगा हमारी अभिवृत्तियां। एक व्यक्ति की अभिवृत्तियों का ज्ञान हो जाने पर उसके व्यवहार को अपेक्षाकृत सरलता से समझा जा सकता है। अभिवृत्तियों का ज्ञान प्राप्त हो जाने पर व्यक्ति के भविष्य व्यवहार के संबंध में पूर्व कथन कर सकते हैं, क्योंकि प्राय व्यक्ति अभिवृत्तियों के निर्देशन में ही कार्य करता है। तो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे आपकी अभिवृत्ति होगी उसके द्वारा या उसका अनुमान लगाकर ये बताया जा सकता है कि आप किस प्रकार का व्यवहार करेंगे। जैसे यदि आपको कोई विशिष्ट समूह जो है उसके प्रति आपकी जो अभिवृत्ति है वह नेगेटिव है, तो ये माना जा सकता है कि आप उस समूह के प्रति किस तरीके का व्यवहार करेंगे। आप उस समूह को या तो पसंद नहीं करेंगे या उसे अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। अभिवृत्ति का संबंध हमेशा किसी विशिष्ट घटना या विचार आदि से होता है। अभिवृत्ति की उत्पत्ति होने का कोई ना कोई विषय, घटना या विचार होना अनिवार्य है। जैसे व्यक्ति सती प्रथा, विधवा विवाह, बाल विवाह, अंतरजातीय विवाह, भारत चीन संबंध आदि के बारे में एक प्रतिकूल या अनुकूल अभिवृत्ति विकसित कर सकता है, क्योंकि ये सभी विषय एवं घटनाएं महत्वपूर्ण हैं। जो भी घटनाएं या जो भी विषय होगा उसके प्रति जो आपकी अभिवृत्ति विकसित होती है उसका हमेशा जो है व्यक्ति से संबंध होगा, उसके विचारों से संबंध होगा। अभिवृत्ति में प्रेरणात्मक गुण होता है। अभिवृत्ति व्यक्ति को किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति, घटना अथवा परिस्थिति आदि के संबंध में एक विशेष प्रकार की क्रिया करने के लिए प्रेरित कर सकती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि आप जो अभिवृत्ति रखेंगे उसके द्वारा आप कई बार कई चीज़ों के लिए जो उससे संबंधित है उसके लिए प्रेरित भी होते हैं। अभिवृत्तियां संवेगों और अनुभूतियों से संबंधित होती है। वस्तु या परिस्थिति के संबंध में भिन्न अभिवृत्तियों के कारण जब वाद विवाद होता है तो अभिवृत्तियों का संबंध अनुभूतियों और संवेगों से होता है। तो विद्यार्थियों, आपने अभिवृत्ति की विशेषताओं का और अभिवृत्ति की परिभाषाओं का अध्ययन किया। सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।